यह कहानी हमारे गांव के प्रसिद्ध पहलवान, जिसका नाम पृथ्वी पहलवान था, वो हमारे गांव ही नहीं आसपास के सभी गांव में सबसे बड़ा पहलवान था। वो आज तक किसी से नहीं हारा था। कोई भी पहलवान उससे कुश्ती लड़ने से कतराता था और उसके सामने कुश्ती लड़ने की हिम्मत उस समय किसी पहलवान में नहीं होती थी, तो फिर आम लोगों की तो बात ही नहीं कर सकते। पृथ्वी के परिवार के पास खेतीबाड़ी की काफ़ी ज़मीन थी, जिस पर उनका परिवार खेती करता था। उनके परिवार ने काफ़ी बड़ा घर रहने के लिए बनाया हुआ था, जिसमें अंदर वाले हिस्से में कमरे बने हुए थे और बाहर वाले हिस्से में उनके पशु बंधते थे। और काफ़ी सारी जगह वहाँ पशुओं के बंधने के बाद भी खाली रह जाती थी, जिसको वो घेर कहते थे। इसी घेर में पृथ्वी पहलवान सोया करता था। बाकी घर वाले अंदर कमरों में सोते थे। पृथ्वी की अभी शादी नहीं हुई थी और न ही उसको कोई काम की फिक्र थी। उसको तो उसके परिवार ने बस पहलवानी के लिए छोड़ा हुआ था और वो पहलवानी में निपुण कुशल भी था, इसलिए उसका डंका पूरे ज़िले में बजता था। पृथ्वी को सुबह उठकर कसरत करना, पूरे दिन खाना और रात को उस खाली मैदान यानी कि घेर में सो जाना, बस इतनी ही पृथ्वी की दिनचर्या थी। ऐसे ही वो एक रात सो रहा था। 1 बजे का समय था। उसके कान में एक आवाज़ पड़ने लगी, जिसको सुनकर वो गुस्से में उठ गया। उसने देखा कि एक 50 साल का आदमी उसका नाम लेकर उसको उठा रहा था। पृथ्वी ने उससे पूछा कि कौन है तू और तुझे क्या चाहिए। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरा नाम ब्रह्म है। मैं पास के गांव से तुम्हारे पहलवानी के किस्से सुनकर आया हूँ, तुमसे मिलने आया हूँ। मैं दिन में शहर जाकर काम करता हूँ, इसीलिए रात को ही मेरे पास समय रहता है। पृथ्वी ने पूछा कि तुझे आखिर मुझसे क्या चाहिए। ब्रह्म ने कहा कि मुझे तेरे साथ कुश्ती करनी है और तेरी पहलवानी का गुरूर तोड़ना है, क्योंकि मुझे तो तू कोई बड़ा पहलवान नहीं नजर आता। पृथ्वी ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा तो उसकी कदकाठी एकदम सामान्य थी और कहीं से भी वो पहलवान नहीं लग रहा था। पृथ्वी को नींद बीच में टूटने का गुस्सा तो था ही, साथ में उसने पृथ्वी को ललकार के पृथ्वी की सब्र की सारी सीमाएं भी तोड़ दी थीं। इसलिए पृथ्वी ने सोचा 2 से 4 मिनट की बात है, अभी इसको ऐसा उठाकर पटकूंगा कि भागता नजर आएगा। पृथ्वी ने फिर भी कहा कि एक बार और सोच ले, तेरी इस उम्र में हड्डियां टूट जाएं तो आसानी से नहीं जुड़ेंगी। इस पर ब्रह्म ने हंसकर कहा कि पृथ्वी, डर लग रहा है तो मेरे पैर पकड़ ले और खुद को सबसे बड़ा पहलवान कहलवाना बंद कर दे। अगर तू ऐसा करता है तो मैं यहाँ से अभी बिना कुश्ती किए चला जाऊँगा। इस पर पृथ्वी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने सोचा, इसको अब ऐसा सबक सिखाकर भेजूंगा कि पूरा गांव हमेशा याद रखे। पृथ्वी ने ब्रह्म से कहा कि ठीक है, हम कुश्ती करेंगे। और ये कहकर पृथ्वी उसको उसकी खाली मैदान में थोड़ा आगे अपने अखाड़े में ले गया, जहां जाकर दोनों में कुश्ती शुरू हो गई। पहले तो पृथ्वी ने ब्रह्म को पकड़कर पटकने का सोचा, मगर ब्रह्म पृथ्वी की पकड़ से बार बार छूट जाता। ऐसे ही काफ़ी समय तक चलता रहा और आधे से ज़्यादा समय इसमें ही निकल गया। ब्रह्म बार बार पृथ्वी की पकड़ से निकलता जा रहा था और पृथ्वी की झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। ऐसा काफ़ी देर चलने के बाद इस बार ब्रह्म ने पृथ्वी को पकड़ लिया और ज़ोर से पटक दिया। पृथ्वी की मानो जैसे जान ही निकल गई हो। इतने में मंदिरों में घंटियां बजने लगीं। सुबह हो गई थी। ब्रह्म ने कहा कि पहलवान, अभी तो मुझे जाना पड़ेगा, मेरे काम पर जाने का समय हो गया है। तू आज रात तैयार रहियो, इस कुश्ती को आज रात आगे बढ़ाएंगे। इतना कहकर ब्रह्म वहाँ से चला गया और पृथ्वी भी उठकर नहाने धोने चला गया। मगर पृथ्वी के शरीर में काफ़ी दर्द था। पृथ्वी ने पूरे दिन अच्छे से खाया पिया और बस आराम किया। पृथ्वी ने अपनी रात की बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि उसको डर था कि कहीं कोई उसको कमज़ोर न समझ ले और उसके नाम पर कोई आँच न आ जाए। गांव में रात को 7 से 8 बजे तक लोग सो जाया करते थे, तो पृथ्वी भी बाहर घेर में आकर सो गया। मगर वो जानता था कि ब्रह्म रात को आएगा ज़रूर और आज उसको ऐसी धोबी पछाड़ मारूंगा कि वो यहाँ से भाग जाएगा और कभी मुड़कर नहीं आएगा। इतना सोचकर पृथ्वी सो गया। उसकी सोच के हिसाब से ही ब्रह्म रात 1 बजे के आसपास आया और उसकी खाट के पास आकर उसको लाल करने लगा। ब्रह्म ने कहा कि पहलवान उठ जा, देख मैं अपने वादे के हिसाब से आ गया हूँ, चल वो कल वाला खेल निपटा लेते हैं। ये सुनकर पृथ्वी की आंखों से नींद जाती रही और अब वो उठकर कल के अपमान का बदला लेना चाहता था। तो दोनों अखाड़े में जा पहुँचे। अखाड़े में पानी का छिड़काव किया तो अब दोनों की कुश्ती शुरू हो
गई। शुरू से ही ब्रह्म बार बार पृथ्वी को पटकता रहा। जब जी चाहता पृथ्वी को उठा लेता और पटक देता। ब्रह्म पृथ्वी की पकड़ में या तो आता नहीं, अगर पकड़ में आ भी जाए तो चित्त करने से पहले वो मछली जैसे फिसल कर उसकी पकड़ से निकल जाता। ऐसा ही काफ़ी देर चलता रहा। पृथ्वी की हालत काफ़ी ख़राब लग रही थी, वो मुश्किल से ही उठ पा रहा था। उधर ब्रह्म ऐसा लग रहा था मानो अब भी एकदम तरोताज़ा है। पृथ्वी को बस एक बार पटके जाना था और उसकी हार निश्चित थी। मगर फिर से पास के मंदिर में आरती होने और घंटियां बजने की आवाज़ें आने लगी और ब्रह्म वहां से पृथ्वी को छोड़कर जाने लगा और जाते हुए बोला कि पृथ्वी, आज रात मैं फिर से आखिरी बार आऊँगा और इस मुकाबले का फैसला आज रात ही होकर रहेगा, चाहे तू जीते या मैं जीत जाऊं। इतने कहकर वो वहां से निकल गया और पृथ्वी उठकर घर वालों से छुपता हुआ घर के एक कमरे में जाकर लेट गया। पृथ्वी का पूरा शरीर दर्द से टूटा हुआ था, लेकिन उसका मन उससे भी ज़्यादा चोटिल था, क्योंकि पृथ्वी को खुद की ताकत और शैली पर जितना यकीन और मान था, उसके इन 2 रातों में हजारों टुकड़े हो चुके थे जिसको वो समेटने की असफल कोशिश किए जा रहा था। दोपहर हुई। पृथ्वी ने खुद को संभाला और गांव के बूढ़े वैद्य के पास जाकर शरीर दर्द की दवाई देने को कहा। वैद्य ने कहा कि पृथ्वी, पहले मुझे अपने घाव तो दिखाओ, तभी मैं तुम्हारी दवाई बनाकर दे पाऊंगा। पृथ्वी ने ओढ़े हुए कंबल को हटाकर अपने शरीर पर लगे सभी घाव वैद्य को दिखाए तो बूढ़ा वैद्य हैरान होकर बोला, पृथ्वी, तुझे कितने लोगों ने मारा है? तू हमारे ज़िले का सबसे बड़ा पहलवान है, मैं तुझे एकदम ठीक कर दूंगा, मगर पहले बता ये सब हुआ कैसे? पृथ्वी ने दोनों रातों की सारी बात बूढ़े वैद्य को बताई। वैद्य ने भी अपने जीवन के 80 बसंत इसी गांव में अनुभव कमाते हुए गुजारे थे और उनको औषधि की जानकारी के साथ तंत्र मंत्र का भी ज्ञान था। इसलिए बूढ़े वैद्य को सारा माजरा समझते देर न लगी और उसने घाव के लिए लेप तो दिया ही, साथ में ब्रह्म का सामना करने की तरकीब भी बताई और आटा छानने वाली एक छन्नी भी पृथ्वी को दी। पृथ्वी सब समझ चुका था और बूढ़े वैद्य से मिलकर पृथ्वी की हिम्मत भी बढ़ी थी। अब पृथ्वी घर आकर अपने घाव पर लेप लगाता है और रात का इंतज़ार करता है। फिर वही 1 बजे के आसपास ब्रह्म की आवाज़ आती है, पृथ्वी उठ जा, आ इस 2 रातों से चल रही कुश्ती का अंत करते हैं। आज तेरी पहलवानी की भी आखिरी रात होगी। पृथ्वी तो सोया ही नहीं था, क्योंकि उसको तो रात का ही इंतज़ार था। तो वो मुस्कुराते हुए खाट से उठा और बोला कि हाँ, आज इस कुश्ती की आखिरी रात ही होगी, कल से हम नहीं मिलेंगे। इतना कहकर पृथ्वी और ब्रह्म अखाड़े की ओर चल दिए। ब्रह्म खाद्य के बीच खड़ा होकर बोला, आजा पृथ्वी, पहले तू लगा ले जितना जोर तुझ में बचा है, फिर मैं तुझे मौका नहीं दूंगा। पृथ्वी ने कहा, यार, आज हम लड़ने से पहले अखाड़े में थोड़ा पानी का छिड़काव कर लेते हैं, फिर कुश्ती शुरू करेंगे, क्योंकि लड़ते समय धूल बहुत उड़ती है। ब्रह्म, तू ये बर्तन ले और सामने वाले जौहर से पानी लेकर आ जा, फिर हम कुश्ती शुरू करेंगे। इतना कहकर पृथ्वी ने वो मंत्र पढ़ी। छन्नी कागज़ के लिफाफे से निकलकर जल्दी से ब्रह्म के हाथ में दे दी। ब्रह्म समझ तो गया कि छन्नी में पानी नहीं भरा जाएगा, मगर उसको पता था कि मैं फिर भी पानी भरकर आज ले आऊँगा और इससे कुश्ती करके आज इसको मारकर ही जाऊँगा। ब्रह्म जौहर की तरफ गया और पानी भरने की कोशिश करने लगा, मगर पानी भर ही नहीं रहा था। ब्रह्म तो थोड़ा आश्चर्य हुआ कि पानी छन्नी में आ क्यों नहीं रहा है। ब्रह्म ने अपनी पूरी शैतानी शक्ति लगा दी, मगर छन्नी में पानी नहीं भर सका। जैसे ही जौहर में पानी लेने के लिए छन्नी डालकर निकलता, वो खाली ही निकलती। वो मंत्र पड़ी छन्नी थी और ब्रह्म ने उसको हाथ में लेकर कहा था कि मैं पानी लेकर आऊँगा। न तो उस छन्नी में पानी भर सकता था और न ही ब्रह्म बिना पानी लाए कुश्ती कर सकता था, क्योंकि मंत्र वाली छन्नी लेकर उसने पानी लाने की बात कही थी। पानी भरने की कोशिश करते हुए सुबह हो जाती है। न ब्रह्म पानी ला पाता है और न वो कुश्ती करके पृथ्वी की जान ही ले पाता है। ब्रह्म सुबह होते ही अदृश्य हो जाता है और पृथ्वी की जान बच जाती है। कुछ देर बाद पृथ्वी बूढ़े वैद्य के पास जाकर रात की सारी बातें बता देता है और उनके पैर छूकर उसको अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद देता है। पृथ्वी वैद्य से कहता है कि वैद्य बाबा, ये तो बताओ, वो वला आखिर थी क्या और वो रात को लौट कर क्यों नहीं आया? वैद्य बाबा बताते हैं कि वो एक छलावा था जो 2 रातों से तुम्हारे साथ खेल रहा था। उसका पूरा खेल 3 रातों का था और वो तुम्हें धीरे धीरे कमज़ोर कर रहा था। कल की रात अगर तू वो छन्नी उसको नहीं देता
तो तेरी मौत निश्चित थी। वो छन्नी मैंने मंत्र पढ़कर तुझे दी थी, जिसकी वजह से उसको छूते ही वो उसके साथ बंध गया और पानी लाने को मजबूर हो गया। कोई सामान्य छन्नी होती तो वो उसमें आसानी से पानी भर लाता और उसके बाद अपने खेल का अंत तुझे मार कर देता, मगर तेरी किस्मत ने तुझे मेरे पास भेजकर बचा लिया। तो ये थी छलावा। एकदम से इंसान को नहीं मारता, वो तो पहले अपना खेल रचकर उसमें इंसान को फंसाकर पहले इंसान के साथ खेलता है। फिर जब इंसान वो खेल समझने लगता है या वो खेल पूरा हो जाता है, उसके बाद वो इंसान को मार देता है। छलावा रूप धर के जानवर से इंसान और इंसान से जानवर बनता है। ये छलावा है हुजूर। ये छल और कपट से वार करता है। पहले तो खूब खेलता है इंसान से, फिर उसको चौंका कर मार देता है। ये छलावा है हुजूर। ये छल और कपट से वार करता है।